नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का PNP वनडे एग्ज़ाम टारगेट पर स्वागत है। आइए फिर से एक बार कुछ ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विषुववृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए विचारों पर अपना विचार व्यक्त करना है। विषुववृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बात सही है। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, ये भी बात सही है। दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ जाने पर आकार घटता जाता है ध्रुवों की। तीसरी बात है कि कोणीय वृत्ति, दोस्तों तीसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि जो विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को मापा जाता है तो वो अक्षांश कहलाती है, न कि देशांतर कहलाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। आइए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है। तो कर्क रेखा, आप जानते हैं कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो दक्षिण की तरफ होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। जो 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होगी उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। जो 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ होगी उसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे। और वृत्त की जगह केवल ध्रुव पूछेगा तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को। समझ बात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा नहीं सही है, सही नहीं है ये पूछा है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, दोस्तों कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध नहीं होता, वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है कि कर्क रेखा एवं विषुववृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है, ये भी गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध होता है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं, अपना विचार व्यक्त करना है। इसमें पूछ रहा है कौन सत्य है। पहला है, विषुववृत्त से ध्रुवों की तरफ तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, एकदम सही बात है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है, गलत है दोस्तों। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो विषुववृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पे घटती हैं, इसलिए केवल विकल्प 1 सही है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है केवल 1 यही सही होगा। समझ में आई बात दोस्तों। जो समानांतर रेखा तो जरूर है पर ये क्या है कि बराबर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली कौन सी रेखा होती है। दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे जो जोड़ती है रेखा देशांतर कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी है, देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। देशांतरी यामोत्तर रेखा वो रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, देखिए एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं, इसलिए रेखाएं समानांतर नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, एकदम बात सही है। देखिए जो 0 अंश जो होता है प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। 0 अंश देशांतर को क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर, और उसके ठीक पिछड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, 180 अंश यामोत्तर, इसलिए ऑप्शन ए सही। अब क्या कह रहा है कि 180 अंश पूर्वी में 180 अंश पश्चिमी एक ही रेखा है, ये भी बात सही है। 180 अंश पूर्वी और 180 अंश पश्चिमी यामोत्तर यानी देशांतर एक ही रेखा होती है। इस तरह से आप विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, एकदम सही बात भाई। 0 अंश देशांतर से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी क्या है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो वो समय आगे आ चुके होते हैं, इसलिए पूर्व की दिशा में आगे समय होता है और 0 अंश देशांतर के पश्चिम का समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ये बात गलत है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए सही है पर आर गलत है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 अंश पूर्व में स्थित है तो ग्रीनविच और उस स्थान के समय के बीच का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों पूर्व में है तो आप जानते ही हैं कि ग्रीनविच से पूर्व का मतलब होता है कि उसमें समय पहले आएगा। कह रहा है 20 डिग्री पूर्व में है तो 20 डिग्री का मतलब 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, तो 20 डिग्री का कितना हुआ, 80 मिनट हुआ, तो 80 मिनट पहले समय होगा। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो ऑप्शन बी सही होगा कि 1 घंटा 20 मिनट समय अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये बात गलत है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन क्या कौन सा सत्य है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये बात सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। तो घूर्णन या परिभ्रमण एक ही होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं।
इस प्रकार पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन या परिभ्रमण और सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है, यानी दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि किसके कारण ऋतु का परिवर्तन आया है। दोस्तों ऋतु का परिवर्तन सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसके कारण दिन और रात होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है कि ऋतु का परिवर्तन, तो ऋतु का परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चक्कर लगाने के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। समझ में आई दोस्तों? इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अयानांत के संदर्भ में विचार अपना दीजिए। दक्षिण अयानांत क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुका, एकदम सही बात है। सूर्य की ओर किरणें मकर रेखा पर झुक जाती हैं, तो दक्षिण की तरफ ही मकर रेखा है, इसलिए सूर्य की जो किरणें होंगी कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पड़ती हैं। कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध पर उस दिन दक्षिणी अयानांत में बड़े दिन हो जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध पर छोटे दिन होते हैं, मतलब हम लोगों के यहाँ उस समय जाड़े पड़ते हैं। तो इस तरह से तीसरा गलत है और एक और दो सही था। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी अवस्था है भाई? विषुवत के संदर्भ में। तो विषु के संदर्भ में क्या होती है कि विषुवत पर, विषु का अर्थ होता है विषुवत रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ना। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता, ये भी बात सही है, क्योंकि वो विषुवत वृत्त पर सीधे आपके विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे सूर्य का किरण पड़ता है, इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही हैं। समझ आई बात? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मानचित्र से संबंधित अब क्वेश्चन है। कह रहा है भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों भौतिक मानचित्र का मतलब होता है भौगोलिक जो परिक्षेत्र होते हैं। भौगोलिक परिक्षेत्र का मतलब क्या होता है? पर्वत, मैदान, पठार, महासागर, ये सारी चीज़ें क्या है? भौगोलिक चीज़ें हैं। तो 1, 2, 3, 4 तो सही है, पर देश या राज्यों की सीमाएं ये भौगोलिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आती, ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी, 1, 2, 3, 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य, नहरों, शहरों एवं गांवों और विश्व के विभिन्न देश व राज्यों के तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि जो सीमाओं को मानचित्र दर्शाते हैं उनको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं दोस्तों। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हुआ? बी सही हुआ। भौगोलिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो भौगोलिक स्थिति को, जैसे पर्वत, पठार, पहाड़, नदी, तालाब, इन सबको दर्शाएंगे, और राज्य की सीमाओं को दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। थीमेटिक मानचित्र वे होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिखाए जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र से किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र मैंने बताया पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो सड़क का मानचित्र हो जाएगा। केवल सड़क का मानचित्र यदि बनाया गया तो थीमेटिक है, वर्षा का मानचित्र बनाया गया तो थीमेटिक है, केवल वन का मानचित्र बनाया गया तो थीमेटिक है। इस तरह से सभी कुछ इसमें उपयुक्त, सभी इसका आंसर होगा। दोस्तों थीमेटिक मानचित्र का अर्थ ही होता है कि किसी एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष चीज़ के लिए मानचित्र को बनाना। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में दिशाओं के प्रधान दिग्बिंदु। दोस्तों जो प्रमुख 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन्हें दिग्बिंदु या दिग दिशा कहते हैं। इस तरह से प्रधान दिग्बिंदु हमारे सभी 4 प्रमुख दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होंगे। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक। दोस्तों रूढ़ प्रतीक उस प्रतीक को कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर मैपिंग के लिए अडॉप्ट किया जाता है। मानचित्र के प्रदर्शन के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर अडॉप्ट किया गया साइन होता है उसको बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? जिस प्रतीक के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, एकदम सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में राष्ट्र पर सहमति हो, ये बात गलत है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, केवल राष्ट्र की सहमति नहीं होती है। जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों के वर्णन हो, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होने उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र पर मानचित्र खींचा गया रेखा मानचित्र खाका कहलाता है। इस तरीके से 1 और 2 दोनों सही है। याददाश्त पर आधारित मानचित्र को हम रेखा मानचित्र कहते हैं, और यदि किसी छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र के रूप में दिखा दिया जाए तो उसको खाका कहा जाता है। खाका कहता है दोस्तों, आपसे पूछा हुआ एग्जाम में ये कि छोटे क्षेत्र पर जो बड़े मानचित्र को दर्शा दिया जाए, छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र पर, तो क्या कहलाएगा? वो खाका कहलाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी बोर्ड को कवर करते हुए बनाया गया है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कैसा क्लास लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।